अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज प्रोग्राम में कुछ मुल्की सियासत बारे गुफ्तगू होगी। मरियम नवाज़ आज गई अपने चाचा शहबाज शरीफ से मिलने। कोट लखपत जेल में उनकी मुलाकात हुई, स्टेटमेंट्स हुई, गवर्नमेंट को एक दफ़ा फिर हदफ तनकीद बनाया। दूसरी जानब गवर्नमेंट की तरफ से भी जो वज़रा के बयानात हैं वो उसी तरह चल रहे हैं। लेकिन एक पड़ोस से आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। अर्नब गोस्वामी जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, TV पे प्रोग्राम करते हैं, उनका एक मामला चल रहा है लेन देन का। अब उससे मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनकी एक ट्रांसक्रिप्ट आई है जो व्हाट्सएप की चैट है, उसमें बड़े इंकशाफात हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि बालाकोट के हमले से उनको पेशगी इतला थी कि ये करेगा, इंडिया कुछ एडवेंचर करना चाह रहा है और ये एक नेक्सस शो कर रहा है भारतीय मीडिया का और जो स्टेट है और जो उनकी हुक्मरान जमात है BJP। तो ये बुरी तरह EU डिसइंफो लैब के बाद भारत एक्सपोज हो रहा है और चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मालिक साहब, TV पे प्रोग्राम भी करते हैं, अपना सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करेंगे। और सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और जो इंडिया वाला मामला जो एक्सपोजे हुआ है उसके लिए हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे अतर काज़मी। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा मोहम्मद मालिक साहब से। मेरे साथ प्रोग्राम में अभी मौजूद है मोहम्मद मालिक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और प्रोग्राम भी अपना करते हैं जो बड़ा मकबूल प्रोग्राम है। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब, फैज़ साहब एक महफिल में बैठे हुए थे, वहाँ पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे गुफ्तगू हो रही थी। कोई नारकी की बात कर रहा था, कोई खून खराबे का देख रहा था, मुल्क टूटता हुआ देख रहा था। उनका कहना था कि मुझे डर है कि कहीं इससे भी बुरा ना हो। लोगों ने पूछा वो क्या, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ना चलता रहे। तो अभी जो अगर पाकिस्तान की सूरत हाल अभी भी वही है, 30-40 बरस बीत गए, अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो होगा क्या? नहीं, अभी तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी रौनक लगी रहती है, ना इतना डिप्रेस हुआ करे। ये चलता है इशू। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दोनों ही ऑपोजिशंस बैठी हुई हैं। गवर्नमेंट भी ऑपोजिशन की तरह बिहेव कर रही है, ऑपोजिशन ने तो करना ही है। लेकिन आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ अर्सा ऐसे ही चलेगा। और आइडियली अगर उन्हें टेम्परेचर्स नीचे ना किए गवर्नमेंट ने, तो देखिए अल्टीमेटली नुकसान गवर्नमेंट का ही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इलेक्शंस हों तो ऑपोजिशंस डोंट विन इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स लूज देम। तो जिसके पास है कुछ खोने के लिए वही खोता है। सो वी सैनिटी प्रिवेल करे। असल बात है, देखो फवाद, असल बात है गवर्नेंस की। ऑपोजिशन जो मर्जी करती रहे, गवर्नमेंट का सीरियस गवर्नेंस क्राइसिस है। हम देखते हैं इनकॉम्पिटेंस बहुत जगहों पे है, हम देखते हैं इनएफिशिएंसी बहुत जगहों पे है, क्वालिटी ऑफ मिनिस्टर्स बड़े आराम से तब्दील हो सकती है। तो क्या बंदा करे, अभी तो फॉर द टाइम बिंग ऐसे ही चलेगा। लेकिन मालिक साहब अकाउंटेबिलिटी तो होना। अब देखिए लिस्ट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन। आप देख लें ब्रॉड शीट में जो बेइज्जती हुई है, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई हुई है। चाहे आप अपोजिशन को करें ये नहीं था वो नहीं था, इट इज़ पाकिस्तान। कल जो मलेशिया में तैयारा हुआ उसमें शर्सनम से झुक गए कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये रिकॉर्डिक है, द लिस्ट इज़ वेरी तवील फहरिस्त है। तो इट शुड स्टॉप समवेयर और समवन समवेयर शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। मुझे आप एक बात बताओ ना, 21 से ज़्यादा अभी भी स्टेट कॉर्पोरेशंस हैं जिनके फुल टाइम परमानेंट MDs नहीं हैं। आपका प्लानिंग कमीशन कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट डिवीज़न है। असद उमर उसको हेड कर रहे हैं। आपके पास चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है। ये कोई 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट की जगह खाली है। देयर इज़ रीज़न कि आप प्लानिंग में बंदा रखते हैं। जब आप फाइनेंस के अंदर देखते हैं तो आपको PhD एक बंदा नहीं मिलता फाइनेंस के ऊपर। ये अब सीरियस एक कैपेसिटी क्राइसिस है। अब बात यह अकाउंटेबिलिटी की बात, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक किस्म की तो नहीं है। ये तो नहीं कि कौन पकड़ा जाए। और ब्रॉडशीट आप देखिए, ब्रॉडशीट तो खैर मैं फॉर डिफरेंट तरीके से इसको देखता हूँ। मुझे तो ब्रॉडशीट पहले दिन से एक बहुत बड़ा स्कैम था। जब आप ठीक है, उसने बड़ी बड़ी बातें की हैं मुसावी ने। कभी कहते हैं कि जी मेरे पास वो लेने आ गए, नाइक साहब आ गए, वो $1 बिलियन का भी जिक्र है। कहते हैं जी मियाँ साहब का बंदा आ गया। फिर कभी जी मियाँ साहब का बंदा आ गया, हमें ख़रीदने आ गया, पैसे देने आ गया। कभी जी जनरल मालिक है कोई, वो आ गया, कभी वो आ गया। ठीक है, और जी मैंने $1 बिलियन बता दिए नवाज शरीफ के। होंगी चीज़ें सारी, पर एट द सेम टाइम आप मुझे एक बात बताओ, नैब के बड़े बड़े गुरखे बैठते हैं। एक कंपनी जो 1 माह पहले फॉर्म होती है और 1 माह बाद उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जो कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस मामले के अंदर। अल्टीमेटली जो पहला चेयरमैन है वो खुदकुशी करता है 2011 में। वो डिफ्रॉड करता है अपने बाकी पार्टनर्स को।
मैं आज मुसावी साहब से मेरी बात हो रही थी ना, आस्क्ड हिम, मैंने कहा यार अब दुनिया को कैसे पकड़ते हैं, आप तो अपने पार्टनर को नहीं पकड़ सके। सो ये लेकिन हर जगह नजर आता है नैब वाले जल्दी से जल्दी पैसे पकड़ा रहे हैं, उनको 1.5 बिलियन ये दे दिया, 2 मिलियन वहां दे दिया, अब जाके 30 मिलियन तो हर कोर्ट ने दिलवाया। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल मेड मनी। हमारा इशू बड़ा सिंपल है, देखिए अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है और होप के होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब को भी ये रियलाइज़ करना होगा कि आम आदमी का सबसे बड़ा मसला, खुशी उसको बड़ी होगी अगर आप नवाज शरीफ को अंदर कर दें अकाउंटेबिलिटी में, हर एक को होना चाहिए जिसने माल बनाया हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग ये देखते हैं कि 5 साल पहले मेरी अपनी हालत क्या थी, 5 साल के बाद मेरी आज हालत क्या है, कि एम आई बेटर ऑफ, क्या मेरे बच्चे की मैं स्कूल की फ़ीस दे सकता हूँ, क्या मैं अपना किराया दे सकता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, जॉब्स बिल्कुल ख़तरे में आ गई हैं, बिजनेसेस नीचे हैं, प्राइम मिनिस्टर को 1-2 इंडिकेटर्स बता दिए जाते हैं, हमारा जी अकाउंट सरप्लस बढ़ गया है। यार आप प्राइम मिनिस्टर को असल पिक्चर पूरी इकॉनमी की भी नहीं दिखाई जाती। ही इज़ नॉट समबडी, उन्होंने ना कभी सारी ज़िंदगी नौकरी की है फॉर्मल सेक्टर में, ना उन्होंने कोई कारोबार किया, उनको स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का तजर्बा नहीं है। उनको जब ये फैंसी प्रेजेंटेशंस आती हैं, he buys that and he gets excited about it। मैं आपको छोटी सी बोरिंग बात बता देता हूँ, मैं फिगर्स देख रहा था, अभी महीना हो गया शायद इस फिगर को आए हुए, स्टेट बैंक आया था कि पिछले साल के कंपैरिजन में आज देखें तो 80% से भी कम प्राइवेट सेक्टर ने क्रेडिट लिया है पिछले साल के। अगर कारोबारी एक्टिविटी बढ़ गई है तो प्राइवेट सेक्टर कर्जा क्यों नहीं ले रहा? बड़ी सिंपल से कुछ टच स्टोन्स होते हैं। ज़्यादा लोगों ने इस साल अपने कर्जे उतारे हैं बजाय इसके कि नए कर्जे लिए हो कारोबार ने। मालिक साहब मतलब है बहुत रेलेवेंट बात की आपने, क्योंकि आपने खुद प्रोग्राम किए हुए हैं, उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या था और अभी इंटरेस्ट रेट क्या है, दिस अ मार्क डिफरेंस, हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। उसके बाद ये हो रहा है, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपने रेज किया है। मालिक साहब ये तो चीज़ें आपने कहा ना, जिससे स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस की आपने बात की, फिर फैंसी प्रेजेंटेशन की बात की कि इफ़ आई एम द वन रनिंग तो एडवाइज़र रखना मेरे दायरा इख्तियार में है, जो स्पेशल असिस्टेंट होते हैं मैं रख सकता हूँ, तो फिर तो बक स्टॉप समवेयर, जो ऊपर है जिसके फैसले हैं, ये उसी की गलती है ना फिर। ओहो, ऑब्वियसली द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मेरा ख्याल था कि जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, मेरा ख्याल था कि ये और कुछ नहीं होगा, टीम सिलेक्शन अच्छी कर लेंगे, अच्छे लोग ले लेंगे। लेकिन जब आपको और कोई भी ना मिले, वो आप रेवेन्यू जो आपके हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी भी आप पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी को ले आए तो उसके बाद तो बातें ख़त्म हो जाती है ना। अगर आपको वही फाइनेंस मिनिस्टर पुराने चाहिए, वही आपको पुराने रेवेन्यू के चाहिए, वही आपको फाइनेंस सेक्रेटरी जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं, ये नवाज गवर्नमेंट के ज़माने में भी ये थे, ये जरदारी साहब की गवर्नमेंट में भी थे, अब इस गवर्नमेंट में आए हैं तो कैसे क्या फ़र्क लाएंगे? लुक एट द सेम मिनिस्टर्स, हमेशा ये कर्जों का रोते हैं प्राइम मिनिस्टर, कर्जे बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा कर्जे फवाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में बने थे, बड़े थे जिस स्पीड से। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर देन? मैं आपसे पूछता हूँ, हफीज शेख साहब ही थे ना। सो आप नई बॉटल में अगर वो जो कहते हैं ना कि पुटिंग ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, इस तरह काम नहीं चलना। इनको लेने, इनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे इंटरेस्ट लोग हैं। रज़ाक दाऊद साहब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मालिक साहब आपने इतने प्रोग्राम किए हैं इसमें, नदीम बाबर और ये सारा ना, तो लिस्ट गोज ऑन इसमें भी, और आपका भी बड़ा क्रेडिट इसमें है कि यू वर रेजिंग दिस पॉइंट। फिर लिस्ट गोज ऑन फवाद, when the list goes on then the agony also goes on। ये और we are going in the vicious circle, फिर वही दोबारा चीज़ें, फिर हम उसी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं। अब इसमें अरशद शरीफ ने भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था ब्रॉडशीट के हवाले से, जो GSA सादिक, तारिक फवाद मलिक, जो पूरा जो उन्होंने किया हुआ है। अब ये ब्रॉडशीट, इसको भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अब इसको क्या हम डस्टबिन में, ये बिल्कुल साइड पे रहेगा कि जी ठीक है ऑपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग के लिए आ जाएगा? यू रेज्ड वेरी वैलिड पॉइंट्स। अब ब्रॉडशीट का भी कोई फैसला होना चाहिए। कल प्राइम मिनिस्टर, एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हमने ब्रॉडशीट को आप फॉर्मली कहना है कि हमें पूरी डिटेल्स दें। बिल्कुल डिटेल्स लेनी चाहिए। आपको ये भी करना चाहिए इन्वेस्टिगेट कि ब्रॉडशीट कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आई, किस तरह। अब सडनली जो इस वक्त मुसावी साहब हैं, वो लगता है वो फरिश्ते ही हैं, वो जजमेंट्स पास कर रहे हैं, ये भी चोर है, ये भी चोर है, फलाना भी चोर है, नैब भी चोर है, मैं भी चोर हूँ, आप भी चोर हैं। वो बीच में एक धुले धुलाए हैं। और सर हमसे 3 करोड़ डॉलर भी ले गए, हमसे पैसे भी ले गए, केस भी जीत गए, और मैं बातें भी सुना रहे हैं। वो ठीक है, उन्होंने वो टोपी बनाई और वो कह रहे हैं अच्छा जी आप मुझे दोबारा कर लेंगे तो मैं और भी आपको पैसे ला दूंगा। यार इस तरह की बड़ी डील्स आती हैं। वो
आप आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम ऑन दिस, आप जाएं, आपको इनकी वेब पे कोई प्रेजेंस नहीं मिलेगी, इनका कोई अपना वेब पेज नहीं है, इनका कोई अपना फेसबुक नहीं है, इनकी कंपनी का कोई आपको डिटेल नहीं मिलती। देखें क्रोल कंपनी है, डिलॉयट वाले हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो ये एसेट्स वगैरह में करते हैं। मैंने इनका इंटरव्यू किया तो मुझे कहते हैं कि एक्चुअली हम बड़ा लो की रखते हैं क्योंकि हमने गवर्नमेंट्स के साथ और बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ हमने ये चीज़ें करनी होती हैं। तो जो डिलॉयट वाले करते हैं वो क्या आपका मेरा करते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ करते हैं। क्या क्रोल वाले कोई ये थानेदारों की करते हैं, वो भी बड़े बड़े लोगों की, ड्रग पिन्स की और किंग पिन्स की और इन लोगों की करते हैं। ये सारी BS है। बात यह है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो ट्रैक रिकॉर्ड सामने नजर आ जाता है, और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कारोबार में होता है वो डिस्प्ले करता है, बिकॉज उसने अपने आप को बेचना होता है, वो सीक्रेसी में नहीं जाता। Exactly, और बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। मैं तो यकीन माने, मैं यकीन हूं पहले दिन से ये स्कैम था जिसमें ब्रॉडशीट भी मेरे ख्याल में आई थिंक दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, और ये बाकी भी हैं, बिकॉज लॉजिक में ऐसे ऐसे स्टेप्स हुए हैं सारे ड्रामे में। अच्छा, आप किसी से बात करें, मेरी इंग्लैंड एम्बेसी से बात हुई, अपने हाई कमीशन से, मेरे उस ज़माने के कई लोगों से बात हुई, मैंने इससे भी पूछा मुसावी से, सडनली किसी को कोई नाम याद नहीं है, उसको किसी नैब वाले का नाम याद नहीं है। फॉरेन ऑफिस से बात करो तो उनको ये याद नहीं कि कौन नैब का बंदा था, हर किसी को अमनीजिया हो गया। सर इस सादगी पे और जब कौन पैसे ना मर देने की जाए बारी खुदा। होती थी तो सारे फुर्तियों में थे। जी अच्छा सो आइदर दे वर एक्सट्रीमली स्टूपिड और एक्सट्रीमली करप्ट। तो स्टूपिड तो नहीं थे भाई। सर जब अपना मौका आता है ना, नाइव बन जाते हैं, फिर वही ना सारा वही। अच्छा, अब इसमें जो आपने हवाला दिया है जो पेपर साहब थे, क्योंकि इनके साथ तो खुद फ्रॉड हुआ, और सर इसमें खबर ये भी है, जो मैं इसका सारा मैं भी देख रहा था कि जो पेपर साहब है उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपेरेंटली इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हमने पैसे भी दिए थे उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए। उसके बाद जब आपने बताया 2011 में वो साइड पे ऑफ सीन हो गए, चले गए अल्लाह मियाँ के पास, उसके बाद ये मौसवी साहब और बाकी सारे आगे कि जी हमारा तो कोई तो नहीं है उसमें पैसे, अब किधर गए, वो भी पाकिस्तान के पैसे थे, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन एक पूरा एक होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, आप इमेजिन करें जब आप, उसने ये कहा, एडगर जॉसा था जो जिसको हम जेरी कहते थे, जेरी साहब ने ये कहा कि जी ये नई कंपनी है ब्रॉडशीट कोलोराडो, तो ये सक्सेसर है उसकी ब्रॉडशीट की जो ख़त्म होगी आइल ऑफ मैन की, आप इसको पैसे दे दें। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट का और ब्रॉडशीट का ओरिजिनल, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रॉडशीट किसी को अपना ये राइट्स असाइन नहीं कर सकती जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट से प्रायर इन राइटिंग परमिशन ना हुई हो। इन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई हम कंपनी बी को क्यों दें, हमने कंपनी ए को देने थे, कंपनी बी को क्यों दें, और कंपनी बी को पैसे दिए। और आपका अगर ये मैं कोई मुझे ये कहे कि वो सारे पैसे वो ले गया, मेरा दिल मानता ही नहीं, अकल नहीं मानती। उसको पैसे फुर्तियों से इसलिए दिए गए कि उसमें से कुछ पैसे वापस भी आए होंगे, और एक स्टोरी अब बना दी गई है कि जी असल में उस वक्त प्रेशर था NRO करने का कि डका हम जनाब हम बस ख़त्म कर रहे थे। कोई बंदा अपनी गर्दन नहीं कटवाता जब तक उसका इंसेंटिव ना हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बल्कि उस ज़माने के जितने नैब के टॉप ले थे और लॉ मिनिस्ट्री के, लॉ डिवीज़न के जो फॉरेन NOCs देते रहे और चीज़ें करते रहे, दे शुड ऑल बी इन्वेस्टिगेटेड अलॉन्ग विद कि ये ब्रॉडशीट पहले ब्रॉडशीट पिक कैसे हुई, किस बेसिस मालिक पे साहब, pick और हुई। they should be Broadsheet तो punished। बनी- देखिए पहले फवाद ये हुआ क्या है, आपने मैंने एक सौदा तय कर लिया, उसके बाद मैंने जाके कंपनी बना दी। ओ भाई ब्रॉडशीट तो एक मई 2000 में वो रजिस्टर होती है आइल ऑफ मैन में, और मई और जून 2000 में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मई 2000 से पहले ब्रॉडशीट थी नहीं, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड कोई नहीं था जेरी का, और इसका अपना ये कावे जो है मुसावी का, इन दोनों का अपना प्रोफेशनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था इस फील्ड में। सो जब इन दो का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था तो फिर कोई खांचा ही होगा ना जिसकी बेसिस में सारे इकट्ठे हुए होंगे। बहुत से सवालात हैं। पाकिस्तान को टीका लग गया 10-12 बिलियन का, ठीक है। और सर जिस तरह देखें ना अब यही है, और जिस तरह के केस लड़े जाते हैं और फिर पैरवी नहीं होती, और फिर जिस तरह क्लासिक एग्जांपल हुदैबिया मुझे याद आ जाता है, ओपन एंड शट केस था, उसको भी लटकाया कर करके जब ऑर्डर आया कि जी पुराना हो गया अब कुछ नहीं हो सकता, टाइम बाद। अब ये चीज़ें ना अब हमें हॉन्ट करती हैं, और यही हमारा जो हिस्ट्री का आलमी है वो भी है। अब कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, मैं आप बात करना चाहूँगा फॉरेन फंडिंग केस का बड़ा चर्चा है। व्हाट इज़ द वर्स्ट केस सिनारियो? क्या कोई ख़तरा है फॉरेन फंडिंग केस पे हुकूमत को? नहीं, देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये है, जो इनकी इंटरप्रिटेशन है ऑपोजिशन की, वो ये है कि जी अगर ये
प्रूव हो जाता है कि गलत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पार्टी के ऊपर, तो पार्टी जो सी है वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। अगर पार्टी डिस्क्वालीफाई होती है तो इसका मतलब है इसके सारे MNS, सारे MPs डिस्क्वालीफाई होते हैं, तमाम टिकट होल्डर्स, एंड द होल सिस्टम गोज डाउन। उनकी इंटरप्रिटेशन और है, वो कहते हैं हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर हो भी गई तो जो डायरेक्शंस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन 2 कंपनीज को दी हुई थी इमरान खान ने एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, तो उसके मुताबिक अगर वहाँ पे कोई वायलेशन हुई भी है तो वो वायलेशन डायरेक्टली इधर इनको नहीं कर दी। ये तो अब खाल की बाल उतरेगी। अगर इलेक्शन कमीशन फाइन भी करता है इनके अगेंस्ट तो वो बड़ा लंबा केस है। आई डोंट थिंक इसकी इमीडिएट थ्रेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका एक पॉलिटिकल बैकलैश होगा, एक पॉलिटिकल मिलेगा मटेरियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनको अगर कुछ आती भी है। लेकिन लीगली अगर आप ये समझें कि शायद किसी कल को गवर्नमेंट गिर जाएगी या सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उस दहेज तक बात नहीं जाएगी। लेकिन मालिक साहब, मुझे अपने स्टूडेंट डेज याद आ गए, जो सॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती थी कि पतले से बाल से धागे से लटकी होती थी सॉर्ड के, किसी वक्त भी गिर सकती है। तो ये भी एक तरह से एक थ्रेट, एक चीज़ हो सकती है कि कोई मामला करना हो तो इसको यूज़ किया जा सकता है। नहीं देखें, सीरियस बात तो है। अगर सीरियस बात ना होती तो 5 आप इनकी पिटिशंस हाई कोर्ट में ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना आती चैलेंज करने के लिए। डेली डायलिंग 80 से ज़्यादा चल रहा है चीज़, हेयरिंग्स हो चुकी हुई, और कोर्ट का जो फैसला था कि इट वाज द मोस्ट, क्या कहते हैं, अब्यूज ऑफ सिस्टम ऑफ डिलेइंग द थिंग, उस किस्म की फैसले की लैंग्वेज ना आती, वो तो है। लेकिन एक होता है कि क्या ये डू एंड डाई वाला मैटर है। जिस तरह लीगल सेटअप है हमारा, उसमें ये अभी आई थिंक प्रेमेच्योर होगा। ये इशू एक मिल जाएगा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल गो टू द पॉइंट कि ये उस चीज़ पे जाएंगे। अभी काफ़ी स्टेप्स हैं इसमें। अच्छा मालिक साहब, अब थोड़ा सा पर्सनल एक मैं बात भी करना चाहूँगा, और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम लेना चाहेंगे। देखें, जो पिछला जो टेन्योर था उसमें यू वर पार्ट ऑफ द सिस्टम एज वेल। आपको बड़ा इनसाइड सर्कल से भी आपने देखा भी है चीज़ें भी, पंजाब में भी देखा है, और शहबाज शरीफ के साथ भी यू हैव वर्कड। अभी शहबाज शरीफ जेल में है, जो अपोजिशन की मूवमेंट और PMLN के लिए शहबाज शरीफ किस तरह रिएक्ट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा इंसाइट हम चाहेंगे आपसे कि व्हाट शहबाज शरीफ इज थिंकिंग एंड व्हाट ही कैन डू। मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान को ख़तरा होगा PMLN से तो वो शहबाज शरीफ कैंप से होगा। वो इसलिए कि जो पावर्स दैट बी हैं उनको नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, परवेज़ रशीद, ये जो लोग हैं इस इल्क के, ये बिल्कुल सूट नहीं करते, बिकॉज इनका बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट है। शहबाज शरीफ का हमेशा से एक मॉडरेट व्यू पॉइंट था, और ये था कि जी हमें मिल के हमने चलना चाहिए और हमें इंस्टीट्यूशनल क्लैश में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कल को, आज जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी ऑप्शन ही कोई नहीं है किसी के पास। अगर आज फ़ौजी भाई लोग किसी के साथ चलना भी चाहेंगे, किसके साथ चलेंगे? ज़रदारी साहब की तो गेम ही छोटी है, वो सिंध की गेम में रह गए, तो मियाँ साहब के साथ तो चल नहीं सकते। तो और पार्टी है कोई नहीं, मौलाना साहब भी का भी वो वज़न नहीं है। गेम तो PMLN की है, तो PMLN में किसके साथ चल सकते हैं? मॉडरेट के साथ चल सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ बिल्कुल खामोश हैं, ये कोई प्लानिंग है सर? शहबाज साहब जो खामोश हैं, जेल में, कहते हैं खुद चले गए कि जो करना है मरियम करे, मैदान भी छोड़ दिया, इज इट कैलकुलेटेड मूव? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी जेल में पाकिस्तान में खुद जाके बैठ जाता है। एडे भी ये गल है, हॉस्पिटल जाते हैं, जेल दो ही तो जगह हैं, और उसके अलावा किधर जाए वो? हॉस्पिटल में और जेल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो आप दोनों जगह जाके देखो, आपको खुद फ़र्क पता लग जाएगा। देखें, इस वक्त नवाज शरीफ जो से है ना, वो ही डोमिनेंट हैं, उन्हीं की बात चलती है। अगर कोई मुझे ये कहेगा कि जी शहबाज शरीफ चैलेंज करेंगे नवाज शरीफ को, कभी नहीं करेंगे। इनका वो पैकिंग ऑर्डर में वो इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली उनके नीचे हैं कि आप जो मर्जी कर लें। तो सर मरियम क्यों नहीं करती? अगर ये शहबाज करते हैं नवाज के लिए, तो मरियम शहबाज के लिए क्यों नहीं करती? अगर इतना ही साइकोलॉजिकल और इतना ही खानदान की रवायत है तो आगे भी होनी चाहिए ना। बिकॉज मरियम का अपना टेम्परामेंट है। देखें, ख़ानदानों में डिफरेंसेस हैं, एब्सोल्युटली कोई इसमें शक नहीं है। एक हर फैमिली में होता है ना फर्स्ट अमंग इक्वल्स। शरीफ ख़ानदान में नवाज शरीफ का ख़ानदान अपने आप को फर्स्ट अमंग इक्वल समझता है, और वो समझते हैं कि जी मियाँ साहब के बाद जो मेंटल ऑफ पावर है वो उनकी बच्ची को जाना चाहिए। बेटे तो उनके इसमें एक्टिव हैं नहीं, मरियम ही हैं। शी बिलीव्स कि वो ही अनॉइंटेड एयर है, उसी के पास जाना चाहिए। शहबाज शरीफ कभी अपने भाई के सामने नहीं खड़े होंगे जब तक नवाज शरीफ जिंदा हैं। मैं आपको बिला
कैसे कहते हैं ना, विदाउट द स्लाइटेस्ट फेयर ऑफ इसके बी फॉलिंग ऑन माई फेस, कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी में शहबाज शरीफ कभी नहीं बोलेंगे। चलें अगर वो ना होते तो शायद शहबाज शरीफ फिर अपना एक्सर्ट करते। उनके होते हुए जो नवाज शरीफ का लफ्ज़ है वही चलेगा PMLN में। तीसरा बंदा कोई खड़ा हो जाए तो हो जाए, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के आगे खड़ा नहीं होगा। ये मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। और सर ये इंसाइट है और इसी पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। वेरी मच मोहम्मद मालिक साहब फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो भारतीय साजिशें हैं वो एक दफ़ा फिर बेनकाब, और वो कहते हैं ना आप ही अपने दाम में सयाद आ गया। जो भारत की तरफ से मीडिया में सबसे ज़्यादा चीखो पुकार जो करते थे, आओ पुकार जो करते थे, वो थे उनके एंकर अर्नब गोस्वामी। पाकिस्तान दुश्मनी में अपना स्थान ही नहीं रखते थे, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। अब वो खुद एक्सपोज हो गए हैं। मामला था 83 लाख की लेन देन का, लेकिन अब बहुत कुछ आया हो गया है। उनकी जो व्हाट्सएप की चैट थी, उसके जो ट्रांसक्रिप्ट आए हैं, उसमें हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए तो कोई इसमें हैरत की बात नहीं है, क्योंकि हमें तो पता था कि जो ये इन्होंने किया ड्रामा, कि अपने ही जो 40 जवान थे जो पुलवामा में उनके वहाँ पे जाँ भाग हुए थे, उनके बारे में रिजॉइस कर रहा था कि बहुत अच्छा मेरी रेटिंग आ जाएगी, जो TRPs है जो रेटिंग की गेम में। और उसके अलावा एक नेक्सस था जो मोदी सरकार का और अर्नब गोस्वामी के दरमियान, के पुलवामा के बाद उसने कहा था कि 23 फरवरी को कि बहुत बड़ा होने वाला है कश्मीर में, तो वो भी एक नेक्सस के भारत का जो प्लान है वो भी इससे एक्सपोज हो रहा है। इन तमाम इश्यूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब तजियाकार भी हैं और भारतीय चैनल्स पे भी काफ़ी इनकी अपीयरेंसेस होती हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी ये पेश करते हैं और बात करते हैं। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। काज़मी साहब, ये जो चीज़ है अब तो इससे ज़्यादा और क्या एक्सपोज हो सकते हैं? खुद ही उनकी ट्रांसक्रिप्ट आ गए कि पुलवामा जो था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर ये सारा सब प्री प्लान था। नाउ दे आर एक्सपोज्ड। अब भारत कैसे उसको डिफेंड करेगा? देखें, ये जो भारतीय मीडिया है ये हमेशा से भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की कोई भी प्लानिंग हो उसका अहम हिस्सा होता है। ये पाकिस्तान के ऊपर अक्सर इल्जामात लगाते हैं, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, पाकिस्तान में आज़ादी राय की कमी पे इल्जामात लगाते हैं। लेकिन दर हकीकत अगर आप इनकी तारीख देखें तो ये चाहे 60s हो, 70s हो, 80s हो, हर वक्त जब भी इन्होंने कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ, उस कार्रवाई के अंदर हमेशा से इनका मीडिया प्लानिंग के अंदर शामिल होता है। इस हवाले से गुज़िश्ता बरस मैंने एक CIA की रिपोर्ट भी शेयर की थी और भारतीय मीडिया को भी दिखाई थी। उस रिपोर्ट के अंदर CIA ने 1980s में लिखा था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ ये लोग हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग के अंदर भारतीय मीडिया सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करेगा। तो ये हमेशा से प्लानिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। उसकी वजह यह है फौज साहब के अब पुलवामा के बाद जो इन्होंने वहां पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद एक फेक किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक से ये मकासद तो हासिल नहीं कर सकते। अपने मकासद हासिल करने के लिए इनको प्रोपेगेंडा करना होता है और उसमें फिर सफ़े अव्वल का जो इनका सिपाही होता है वो इनका मीडिया होता है। और वो आपके सामने आप देखा कि ये लोग एक दफा फिर एक्सपोज हुए, लेकिन ये अपनी रवैश जारी रखेंगे और इसी तरह की हरकतें करते हैं। सब जर्नलिज्म का तो बड़ा एक देखें ना, हमारा एथिकल एक स्टैंडर्ड होता है, आपने एक मेंटल आपने मेंटेन करना होता है। तो ये तो मीडिया विंग एक बना हुआ है, प्रोपेगेंडा मशीनरी। मुझे तो नाजी जर्मनी याद आ गया, जो गोएबल्स था कि झूठ बोलो, तवातुर के साथ बोलो, ये तो वही कर रहे हैं। तो अपनी क्रेडिबिलिटी तो खोल दी। अब उसके बाद EU डिसइंफो लैब हमारे सामने है, उसमें भी जिस तरह इन्होंने किया है, जो पाकिस्तान जो बात करता रहा हाइब्रिड वॉर की, इससे ज्यादा और क्या सबूत होंगे? अब तो ना एवरीथिंग इज, कहते हैं कि अया हो गई, आश्कार हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि EU डिसइंफो लैब को आप देख लें, इनके अपने मीडिया का किरदार देख लें, और ये जो चैट्स लीक हुई हैं इनमें ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी का किरदार है, बहुत सारे दीगर चैनल्स का, दीगर सहाफ़ियों का भी किरदार है। यहां तक उस चैट्स के अंदर अगर आप वो चैट्स के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें, उनके अंदर इस तरह के मैसेजेस हैं कि जी हमारे चैनल को RSS की फंडिंग है, आप हमारी हमायत करें, ये जो इस टेम्पल का मसला था इसके ऊपर हमने ये रिपोर्टिंग की। तो ये शो करता है कि किस हद तक वहां की हुकूमत
मौजूदा हुकूमत कंट्रोल करती है मीडिया को, लेकिन ओवरऑल जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा से भारतीय मीडिया भारत की फौज का, भारत की खुफिया एजेंसियों का सफ़े अव्वल का सिपाही रहा है। जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बात हो, मेन जंग जो लड़ते हैं वो मीडिया के ऊपर ही लड़ते हैं, और चाइना के खिलाफ भी जो इन्होंने जंग लड़ी वो आपने देखा कि मीडिया के ऊपर ही लड़ी जा रही है। और ये देखें ना कि सबसे बड़ा रुपया वाला जो है ना कि वो चीज़ आ गई कि रेटिंग की धुन में अंधाधुंध यानी उसको कर रहे हैं कि अपने जवान उनके 40 पुलवामा में हुए तो वो रिजॉइस कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जी रेटिंग आएगी और इस तरह की चीज़ें। तो रेटिंग के लिए, पैसे के लिए क्या कुछ भी कर सकते हैं लोग? देखिए, आप ये देख लेना कि इनका मीडिया इस वक्त जो लाखों लोग हैं, चले कश्मीरी तो हम कहते हैं जी बहुत बुरे हैं, कश्मीरी जिहादी हैं, कश्मीरी आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, लेकिन जो लाखों किसान इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनके मीडिया ने तो उनको भी दहशतगर्द करार दे दिया, वो जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो ये भारतीय मीडिया तो करता ही रेटिंग के लिए है, पैसे के लिए। अगर आप उनके मीडिया की हरकतें देख लें, बड़ा सेक्शन मीडिया का, बड़ा सेक्शन आप उनके प्रोग्राम्स देख लें, उसमें सिर्फ नफरत बिकती है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान फोबिया बिकता है, इस्लाम फोबिया बिकता है, हिंदू मुस्लिम के फसादात बिकते हैं। तो उस मीडिया का तो किरदार ही ये है, वो तो उसके ऊपर फीड करता है। तो उससे अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमें कुछ और दिखाएगा, हमें कोई ऑब्जेक्टिव चीज दिखाएगा, कोई जर्नलिज्म के एथिक्स के मुताबिक कोई चीज दिखाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। और अगेन ये रिफ्लेक्ट करता है उनकी सोसाइटी का, इस वक्त जो वहां पे सवाल है उसको लेकिन अब देखें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये न्यूक्लियर 2 स्टेट्स हैं जिनके दरमियान है। इस तरह रेटिंग और इसके चक्कर में ये स्टेक्स हाई करते हैं, एंट्री होता है जो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो इन लोगों को क्या अकल नहीं है कि इनकी जो ये रेटिंग और इनके चक्करों में जो नेक्सस है ये क्या कितना बड़ा तूफान ला सकते हैं ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इशू उठाया। देख लें कि नेपाल जैसा जो छोटा सा मुल्क है उसके खिलाफ इन्होंने प्रोग्राम्स किए, उसके खिलाफ इन्होंने बातें की और फिर वहां से भी रिएक्शन आया। फिर चाइना के हवाले से जो इन्होंने किया, फिर चाइना से जो रिएक्शन आया। तो इनका मीडिया इनका माउथ पीस तो है, लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा बात करें, जरूरत से ज्यादा बयानात दें तो फिर उसका नुकसान भी होता है। हमने देखा कि बांग्लादेश ने भी नापसंदीदगी का इजहार किया एक मौके के ऊपर, दीगर ममालिक भी करते हैं। और बैन अल-अक़वामी तौर पे इनका मीडिया इस वक्त जिसे कहते हैं लाफिंग स्टॉक, एक मजाक की वजह बन चुका है, लोग हंसते हैं इनके ऊपर, तो अपनी बदनामी का बायस बन रहे हैं। पर अगेन ये जारी रखेंगे। ईयू डिसइंफो लैब में भी हमने देखा कि इनका तो पूरा एक नेटवर्क है और इनका मीडिया और झूठ का जो साथ है वो कभी हम खत्म नहीं कर सकते। इंडिया में, भारत में आर्मी डे भी मनाया गया, उस मौके पर जो जुबान इस्तेमाल की गई, जो धमकियां दी गई पाकिस्तान को, चीन को, तो ये कुछ क्या सोच रहे हैं इंडिया में, क्या सोच है? ये जो मोदी सरकार है, जिस तरह ये एक्सपोज हो रहे हैं हर जगह पे, इसके बाद क्या डेस्परेशन में क्या कुछ भी कर देंगे? और जिस तरह के कल बयानात इन्होंने दिए हैं वो कहीं से भी आप जायज़ा लें, मुनासिब नहीं थे। जी बिल्कुल, पहले तो मैं उनके आर्मी चीफ का बयान दे दूं, इतनी ठंडी धमकी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। जिस तरीके से वो दे रहे थे तो वो लग रहा था कि शर्मिंदा शर्मिंदा वो बात कर रहे हैं। फौजी तो हमने कभी ऐसे बात करते हुए नहीं देखे, इसलिए कि उनको हकीकत पता है। ये वो बयानात हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस से लिख के उनको आते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सहाफियों को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं ना, ये खबर चलानी है, उधर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भेजते हैं फौज को कि आपने ये बयान देना है। और फौज की जो वहां पे इस पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहां पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं। जनरल नरवाने आर्मी चीफ हैं, लेकिन बिपिन रावत साहब को सीडीएस बना दिया, एक नया ओहदा बना के उनको वहां पे लगा दिया गया है। तो ये दोनों हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि मैंने मोदी को ज्यादा खुश करना है, इस तरह के बयानात दे दें। लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या रियलिटी है वो लद्दाख में भी लोगों ने देख लिया, बालाकोट के बाद पाकिस्तान में भी लोगों ने देख लिया और दुनिया ने भी देख लिया। इस तरह की बातें ही ये कर सकते हैं और ये लोग करते रहेंगे। और ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए, यानी कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही चीज़ें आ रही हैं। पहले ईयू डिसइंफो लैब आ गई, अब ये जो ट्रांसक्रिप्ट आ गया, ये चार्ज शीट है पूरा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे अतर काज़मी, लंदन से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। और इंडिया स्टैंड्स एक्सपोज्ड, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, अब ईयू के डिसइंफो लैब हो जाए या ये जो अब चार्ज शीट है एक तरह से, जो अर्नब गोस्वामी के जो स्टेटमेंट्स हैं, इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। अब ये पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ अब तश्तज़बाम हो गई है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर कुछ मुल्क की सियासत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सलीम बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे अपोजिशन की स्ट्रैटेजी की। हुकूमत की तो बात होती रहती है, अपोजिशन क्या सोच रही है, क्या निकलेगा तहरीक से और क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं नहीं किए, इस पे भी बात होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम बुखारी साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर रह चुके हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं मुल्क की सियासत पे आपसे बात करूंगा और अपोजिशन की सियासत। गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो हमारे सामने है, जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह रिएक्ट कर रही है, लेकिन अपोजिशन के बारे में, पीडीएम के बारे में भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि एक कदम आगे ले रही है और दो कदम पीछे। तो ना हमें हुकूमत अच्छी मिल रही है ना अपोजिशन, क्या ऐसा ही है? ऑब्जेक्टिवली तो जो आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें कि एपीसी को बने हुए कितना अरसा हुआ है और फिर उसका जो पहला एलामिया था, जो 27 पॉइंट एजेंडा उन्होंने अनाउंस किया था, अब तक तो वो उसके साथ चिपटे हुए हैं और ऑलमोस्ट उसी तरह से हो रहा है। लेकिन दो बातें जो हैं उन्होंने नई की हैं। एक तो ये कि पहले वो बातचीत करने के लिए इस हुकूमत के साथ तैयार नहीं थे, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा था कि हम किसी किस्म के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और हम तो जाएंगे जी रैम्पेज के ऊपर और जाके हुकूमत को घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। वो तो होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए पीडीएम जो है वो भी अपनी स्ट्रेटजी जो है कहीं ना कहीं बदल रही है, तब्दील कर रही है। मिसाल के तौर पे अब जो सेनेट के बाई इलेक्शन है उनमें हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया उन्होंने। अब वो जरदारी साहब किसी और ज़बान में बात करके कह रहे हैं कि जी हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे हुकूमत को टॉपल करने का। और फिर जो विद इन द पार्लियामेंट जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है पीडीएम में, वेदर रेजिग्नेशंस जो हैं वो सबमिट होने जा रहे हैं कि नहीं, सबके पास सबके रेजिग्नेशन आ गए हैं कि नहीं। ये सारी एम्बिगुअस है सिचुएशन, ये वाजे नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इसमें। तो मेरे ख्याल से जहां हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से कह लीजिए या अपनी नाकामी की वजह से, चूँकि वो मसाइल हल कर नहीं सकी है जिसके नारे मार के वो आई थी, जहां वो अपनी तरह जगह प्रेशर में है, वहीं पीडीएम जो है उसके बीच में भी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। कहीं बिलावल भुट्टो साहब दूसरी तरफ जाते दिखाई देते हैं, कहीं जरदारी साहब पीछे से छक्का मार देते हैं, कभी मरियम जलसों से गायब हो जाती हैं, कभी बिलावल जलसों से गायब हो जाते हैं। तो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। लेकिन ये कहना कि पीडीएम का प्रेशर नहीं है हुकूमत के ऊपर, वो मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होगा। प्रेशर बहुत ठीक है, बुखारी साहब आपका कहना है कि प्रेशर है, लेकिन पहले वो कह रहे थे लॉन्ग मार्च, अब लगता है फरवरी के बाद वाला मार्च आएगा, लॉन्ग मार्च तो शायद ना हो। देखिए अभी तक तो उन्होंने इस पर से बैक ट्रैक नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि जी 31 जनवरी जो है उसके बाद तो लॉन्ग मार्च होना ही होना है, कोई उसमें तब्दीली आ जाए बाद में नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कि मौसम की डेवस्टेशन हो या चाहे जो भी हो, लेकिन जब इस तरह की तहरीकें टाइम दे देती हैं, बाकायदा एक टाइम फ्रेम होता है, फिर उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। अगर ये लॉन्ग मार्च 31 मार्च से आगे जाएगा तो ये मेरे ख्याल से विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको स्पैन मिल जाएगा, एक स्पेस मिल जाएगी उनको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए उस ऑनस्लॉट के लिए जो पीडीएम समझती है कि वो हुकूमत को घर भेज देगी, हर सूरत भेज देगी। उसमें मेरे ख्याल से स्पेस आ जाएगी हुकूमत के पास थोड़ी सी। अच्छा बुखारी साहब, फिर 23 मार्च भी है तो हम मार्च पास्ट ही देखेंगे, अगर लॉन्ग मार्च ना हुआ वो भी चीज़ आ जाएगी। अब पीएमएलएन पे मैं आ जाता हूँ। आज मरियम साहिबा गई हैं अपने चाचा से मिलने के लिए। अभी ऑप्टिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम लोग की बात करते हैं, जो चेमोगोइयाँ होती हैं, वो भी हाउस ऑफ शरीफ और बीच में डिवाइड की भी बात होती है। अब मरियम क्या सोच रही होंगी, मरियम की क्या स्ट्रैटेजी होगी, शहबाज शरीफ और ये सारा चीज़, क्योंकि पीएमएलएन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारी सूरत हाल में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए जो पीएमएलएन के अंदर ब्रेक होने के, क्रैक्स होने की जो बातें हैं, ये हम आज से नहीं सुन रहे, हम मुशर्रफ के दौर से सुन रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले अगर आप पीपल्स पार्टी के दौर में जाएं तब से हम सुन रहे हैं कि भाई भाई की नहीं बनती, चचा भतीजी की नहीं बनती, दोनों कज़न्स की नहीं बनती। लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अभी तक कोई ऐसा विजिबल क्रैक जो है वो शरीफ फैमिली में नहीं है जिसको लेके ये कहा जाए कि शायद दोनों भाइयों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जितना भी इंटरेक्शन मीडिया के साथ किया है मरीम नवाज़ ने, उसमें चचा के बारे में नारे वारे भी लगवाए उन्होंने, अपने कज़न के बारे में भी नारे लगवाए हैं, और आज भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में रख रहे हैं शहबाज शरीफ को क्योंकि वो समझते हैं कि ये उनका मुतबादल है। तो उस तरह के क्रैक्स तो वहाँ नहीं हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अभी तक उनकी फाइनल स्ट्रैटेजी जो है वो समझ में नहीं आ रही है कि विल दे गो आउट राइटली फॉर द लॉन्ग मार्च ऑन द 31 जनवरी जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया था, या इसके अंदर भी कहीं ऊंच नीच होगी। अगर आप राना सनाउल्लाह साहब के बयानात देखें या एहसन इकबाल के बयानात देखें तो लग रहा है कुछ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है ज़रूर। वो एक्चुअली क्या है
वो इस स्टेज के ऊपर डिटरमिन करना शायद मुश्किल होगा। यानी बेखुदी, बेसबब पीडीएम नहीं है की गालिब। स्ट्रेंथ जो है अभी तक यही है कि उसके जलसे कामयाब हो रहे हैं, चाहे वो लोरालाई जैसे छोटे शहर में सर, हो, लेकिन बलूचिस्तान लाहौर वाला में, भी- वहाँ लाहौर भी वाला बहुत भी- क्राउड था। अगर लाहौर वाला जलसा, देखिए लाहौर वाले क्राउड के बारे में बहुत रॉन्ग एस्टिमेट्स हम तक पहुंचते रहे हैं। सर, वाटरलू कहा जा रहा है हसन उसको। जावेद साहब जो है वो फरमाते हैं कि इतने बंदे तो हमारे कंटेनर पर होते थे, ये तो शायद दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से जो बाकी अंदाजे थे, किसी ने कहा 3000 थे, किसी ने कहा 4000 नहीं, थे, सर, थे, लेकिन- एजेंसीज ने कहा 13-14 हजार थे। ये सब कुछ गलत है। लाहौर का जलसा अपनी नौयत के एतबार से जितने नारे मार दिए थे अपोजिशन की, पीडीएम की लीडरशिप ने, के हिसाब से तो शायद वैसा नहीं होगा, लेकिन उसको मैं किसी भी सूरत नाकाम जलसा कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं सर, एक्सपेक्टेशन होती है ना कि जाहिर बात अपने घर में करते हैं, जो आपका स्ट्रांग है, फोर्टे है, वहाँ पे तो फिर अवाम का समंदर आना चाहिए ना, जो बात हो रही है। अब यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि जुबानी कलामी, देखिए मरयम- नॉर्मल हालात में बिल्कुल ऐसा ही शायद हो जाता, ठीक है। लेकिन 2-3-4 चीजें ऐसी हैं। एक तो ये कि मौसम की तबाहकारियां अपनी जगह थी, उसकी डेवस्टेशन जो थी। दूसरा, कोरोना का रोना जो रो रही थी हुकूमत, वो अपनी जगह थी। तीसरा ये कि जिस ग्राउंड में जलसा इमरान खान साहब ने किया था वो इससे आधी भी नहीं थी, ये एक्सपेंडेड ग्राउंड थी। तो इस जलसे को मैं नाकाम नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी समझ लीजिए आप, क्योंकि मैं आंखों से देख के जो चीज़ हो फिर उसके ऊपर मेरा नहीं, कंप्रोमाइज बुखारी साहब, आपको अपनी राय का पूरा इख्तियार है, ये आपकी जलसा राय है। बहुत फकीदुल मिसाल या तारीखी नहीं था, लेकिन ये जलसा नाकाम भी नहीं था। यानी जलसी भी नहीं था, यानी जलसा था, आपका कहना ये। अच्छा, मैं आ जाता हूँ मेन पॉइंट पे। जिस तरह हाँ, आपने जलसी भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने कहा ना कि मरियम ने अब बात भी की है सारी, चाचा के हक में भी नारे लगवाए किया, लेकिन दो वाकयात है ना। एक तो लाहौर के जलसे के पीछे भी कहते हैं कि जी जो मैनेजमेंट है वो हमजा और शहबाज साहब का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, और फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ और मरियम, सबसे जो क्रूशल जो था, जब वो लंदन से आए थे यहाँ पे और शहबाज शरीफ उनको लेने गए थे, बाकी सारी दुनिया पहुंच गई थी, शहबाज शरीफ नहीं पहुंच गए। अब ये जो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट, अब जो सेनेट में किसके बंदे अंदर आएंगे ये अब बड़ा वाजे हो जाएगा। सिंध के मामले में भी बात है कि मरियम की अपनी चॉइसेस हैं, कुछ लोग हैं जो मरियम के बहुत क्लोज हैं, अब वो सेनेट में आते हैं, जो शहबाज शरीफ के कैंप के लोग हैं वो आते हैं। तो क्या आपके ख्याल में सेनेट के इलेक्शन जो कैंडिडेट्स हैं, क्या वो लिटमस टेस्ट होगा? देखिए पहली बात तो यह है कि आपने हवाला दिया, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे लंदन से उस वक्त कोई लोग पहुंच नहीं सके थे, लेकिन ये आधा सच है, इसलिए कि हम साथ में ये नहीं बताते कि पूरा लाहौर जो है वो टैंकर्स की दीवारों के साथ जैम हो गया था, कोई एक गली और रास्ता बाकी नहीं बचा था जहां से लोग हो जाएं। फिर लोगों के साथ क्लैशेस हुए पुलिस ने हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया था। ये हम जो एक आधा कप जो है भरा हुआ आधा खाली की तरह से पूरा सच नहीं बताते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये कि कोई बंदा निकला नहीं था, वो नहीं पहुंचे, उसकी कोई भी वजह और हो वो अलग बात है, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा, मैं लाहौर में बैठा हुआ था, कि लाहौर वाज सील्ड दैट डे फ्रॉम एवरी पॉसिबल कॉर्नर, रोड, चौक, क्रॉसिंग एंड एवरीथिंग। ये तो हो गया। वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से मुझे यूं लग रहा है, जो हम सुन रहे हैं, जो वाइब्स आ रही हैं, वो ये कि शायद जॉइंट कैंडिडेट जो है ना, वो मुश्तरका कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे इस इलेक्शन के लिए। अगर ऐसा हो जाए और ऐसा हो गया तो फिर मेरे ख्याल से रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ बेहतर पीएमएलएन के या पीडीएम के हक में आ सकते हैं। ऐसे सर, आपने जो कंटेनर लाहौर की चौक होने वाली बात की, जब इफ्तिखार चौधरी की बहाली वाला मामला था तो पिंडी इस्लामाबाद वो चौक सब जगह जगह रुकावटें थी, लेकिन जब अवाम का समंदर आया और नवाज शरीफ ही थे, वो गुजरावाला पहुंचने से पहले वो बहाल हो गए थे, तो प्रेशर भी होता है, चीज़ें भी होती हैं। और अब ये देखें ना, इट्स अप फॉर डिबेट की जो चीज़ होती है। लेकिन जो आपने सेनेट वाली अब बात की है, अब ये गवर्नमेंट भी अप्रोच कर रही है, जाहिर बात है पीटीआई, उस्मान बुज़दार साहब इज इन टॉक्स विद पीएमएलएन पीपल, तो वहाँ पे भी क्या कोई कू हो सकता है? अब शो ऑफ हैंड्स पे इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ आ गया है, उन्होंने भी कहा कि जी हम इसके हक में नहीं हैं। तो ये शो ऑफ हैंड्स अगर ना हो तो किसके साथ हैंड हो जाएगा? देखिए, ये शो ऑफ हैंड की जो जिद थी ये पीटीआई की थी, और पीटीआई शायद ये समझ रही थी, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है इस सूरत हाल की, कि कुछ लोग शायद पीटीआई के ऐसे हों जो उनके हक में वोट ना करें, जिसकी वजह से शो ऑफ हैंड जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया था। जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तब ना शफाफियत याद थी इमरान खान साहब को, ना उन्होंने इसका तकाजा किया था। तो ये तो सूरत हाल जो है बिल्कुल वाजे है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चूँकि इसकी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी वही जवाब जमा कराया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो फाइनल वर्डिक्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट की उसमें भी यही होगा कि ये उसी तरीके से होगा जो फैसला तय है ऑलरेडी। और उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें, जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं, तो सेनेट का रिज़ल्ट जो है वो ऑलमोस्ट प्रेटी क्लियर कि क्या होने जा रहा है।
लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर ये जॉइंट कैंडिडेट्स इन्होंने पुट कर दिए, जिसमें हम ये सुन रहे हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान को भी सेनेट का इलेक्शन लड़वाने के लिए कहा जाए ताकि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आ जाएं, और अगर वो आ जाते हैं किसी सूरत में तो बहुत बड़ा अजाब होगा। ये मैं कोई ख़बर ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ये वाइब्स हैं जो हमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से आ रही हैं। अब देखते हैं इसमें कितना सच और कितना झूठ है। जी बुखारी साहब, ये जो आपने कहा ना, ये फिर अब ये आने वाला वक्त ही इसका बताएगा, जो क्लीशेड स्टेटमेंट है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सलीम बुखारी साहब। हमारे सीनियर मौजूद थे हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।